परंपरागत प्रश्न पर मैं आती हूँ। हम सब स्त्रियां हैं और स्त्री लेखन बहुत प्रचलन में भी है, लेकिन मेरा प्रश्न भी यहाँ दूसरा है। स्त्री लेखन दलित लेखन जैसे विभाजन क्या उचित है? हाँ, मुझे लगता है ये हाँ उचित है। इसलिए उचित है क्योंकि देखिए, हम जब तक स्त्रियों ने अपनी बात कहना शुरू नहीं की थी, तब तक पुरुष जो स्त्रियों के लिए कहता था, स्त्रियों ने उसको स्वीकार कर लिया था। मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मेरे पापा एक चुटकुला सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि आज एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैंने कहा सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि दो स्त्रियां जो है वो बहुत अनजान है और एक कमरे में चुपचाप है। ये जो है वो बड़ा मिसोजिनिस्टिक जोक है और इस किस्म के बहुत सारे मिसोजिनिस्टिक जोक्स हैं जो चलते हैं। तो उस वक्त आपको लगता है ना, सबसे पहले ठेस लगती है कि ये कौन सी बात है, और फिर आप अपने आप को उस जगह खड़ा करते हैं कि नहीं, हम यदि होंगे तो हम अनजान लोगों से बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद मुझे लगा कि यदि दो अनजान स्त्रियां एक कमरे में बैठी हुई हैं और एक दूसरे से संवाद स्थापित करती है, तो उसमें हंसने वाली क्या बात है। और ये तो एक उदाहरण है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे उदाहरण जो है वो सोशल स्फीयर में चल रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण चल रहे हैं, बहुत सारे चुटकुले उस तरह से चल रहे हैं। और हकीकत जो है वो वैसी नहीं है जैसी हमारे सामने पुरुषों ने स्थापित की है, हमारे सामने पुरुषों ने रखी है। मतलब हमारे सामने बहुत साधारण सा उदाहरण रख दिया जाता है कि स्त्री स्त्री के दुश्मन है क्योंकि सास बहू जो है वो उनके एक दूसरे से पटती है। मतलब ये देखिए कि कितना असंगत उदाहरण है जिसको रखा गया है। तो अब तक जो साहित्य है या समाज का और कोई भी क्षेत्र है, उसमें पुरुषों ने जो कुछ स्त्रियों के लिए कहा है, स्त्रियों ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब स्त्रियों ने कहना शुरू किया है, तो स्त्रियां अपना सच कह रही हैं। तो जब तक हम दूसरी तरफ का सच नहीं जानेंगे, तब तक हम समाज को पूरे संदर्भ में समझ नहीं पाएंगे। यही चीज दलित विमर्श के साथ भी है। मतलब हम यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हमने कहीं पढ़ा होगा, किसी ने हमको कोई कहानी सुनाई होगी, हमने किसी फिल्म में देखा होगा, और उसके आधार पर हम जो है वो खूब कल्पना से और बहुत अच्छा शिल्प और बहुत अच्छी भाषा के साथ आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम उस दलित की पीड़ा समझ सकते हैं? क्या उस दलित का पूरा के पूरा जो सोशल या सामाजिक जो ढांचा है उसको हम उस तरह से पूरे परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं? हम नहीं समझ सकते हैं। तो वो जो समाज का वो जो दूसरा हिस्सा है जो जरूरी है, जो हमारे समाज का हिस्सा है लेकिन जो जरूरी हिस्सा है, उसके बारे में यदि हम नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है साहित्य का मतलब खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा यूँ कहूँगी कि मैं साहित्य के, जिसको कहना चाहिए कि साहित्य की यूँ कह लीजिए आपके नॉलेज के जो है वो क्लासिकल स्कूल को बिलीव करती हूँ कि जो सुकरात कहते हैं कि वर्च्यू इज नॉलेज। मतलब जो सद्गुण है वो ज्ञान है, और कला जो है वो भी ज्ञान का एक रूप है। मतलब वो ठीक है, बहुत तथ्यात्मक चीजें आपके सामने नहीं दे रही है कला, लेकिन कला आपको समाज का चित्र दे रही है। तो यदि पूरे समाज का चित्र नहीं उभरता है, स्त्री के दुख नहीं उभरते हैं या दलित की पीड़ा नहीं उभरती है, उसका जो शोषण नहीं उभरता है, तो जो पूरा के पूरा साहित्य है वो अधूरा है। तो मुझे लगता है कि दलित यदि उस तरह से नहीं भी आ रहा है तो भी, मतलब जैसे बहुत सौंदर्य कला के लिए कहा जाता है ना, कला की पहली शर्त ये है कि वो कोई चीज बहुत सुंदर तरीके से कही गई है। लेकिन यदि बहुत सुंदर तरीके से नहीं भी कही गई है, लेकिन वो सच हमारे सामने किसी भी तरह से आ रहा है, तो उसको आना चाहिए। सही है, क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न का उत्तर भी मुझे इसमें मिल गया कि क्या इससे साहित्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है? नहीं। हाँ, वही आपने पहले ही कह दिया कि उसमें यदि साहित्यिक तत्व न भी हो, तब भी अगर वो पीड़ा को, दर्द को या स्वानुभूत सत्य को
कह रहा है तो उसका आना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कलात्मकता की। ये उत्तर तो मुझे पहले ही मिल गया है कि गुणवत्ता प्रश्न नहीं है, रचना प्रश्न है और विषय वस्तु प्रश्न है। स्त्री विमर्श को आप किस रूप में देखते हैं? मैं जैसे माधवी के संदर्भ में मुझे कई सारे लोगों ने कहा, अलग अलग पार्ट है माधवी के। कुछ लोगों ने ये कहा कि माधवी जो है वो मतलब पीड़ा का आख्यान है। कुछ लोगों ने ये कहा कि स्त्री विमर्श उसमें बहुत उभर कर आता है। लेकिन मैंने जब लिखा था तो उसका मतलब स्त्री विमर्श जो है वो मेरे जहन में नहीं था, वो फोकस नहीं था। मैं चाहे तो स्त्री की बात कर लूं, चाहे तो दलितों की बात कर लूं, चाहे किसी भी किस्म के अल्पसंख्यकों की बात कर लें या गरीबों की बात कर लें, जो एक बहुत मूल बात है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। और मुझे लगता है कि ये सारे दुनिया की जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसके सबसे टॉप पर बैठी हुई चीज है, वो ये है कि हर हाल में इंसान को गरिमा से जीने का अधिकार है। और स्त्री जो है, स्त्री विमर्श को भी मैं गरिमा से, स्त्री को इंसान की गरिमा की तरह, मतलब इंसान की गरिमा के साथ जीने के अधिकार की तरह मैं स्त्री विमर्श को देखती हूँ। मतलब ये बहुत आधुनिक चीजें कही जाएगी, ये कहा जाएगा, वो कहा जाएगा, लेकिन इंसान जो है वो जो जैसे स्वतंत्रता की बात होती है ना, मतलब मैं जब पढ़ती थी तो मेरे मन में ये सवाल बहुत आता था कि मतलब स्वतंत्रता की जरूरत क्यों है? आपकी सब जरूरतें पूरी हो रही ना, आपका खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ पूरा हो रहा है, तो आपको स्वतंत्रता की जरूरत क्यों है? तो जब आप सोचना शुरू करते हैं तब आपको महसूस होता है कि आप स्वतंत्रता इसलिए चाहिए आपको क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बिना स्वतंत्र हुए निखर नहीं सकती है। तो स्त्री को भी समानता और स्वतंत्रता की जरूरत है, और वो ह्यूमन डिग्निटी जो है जिसके साथ स्त्री को बरतने की जरूरत है। क्योंकि हम तो खैर शहर में रह रहे हैं और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमारे सामने गरिमा का उतना संकट नहीं है, लेकिन बहुत बारीक गरिमा का मामला बहुत बारीक है और बहुत सारी जगहों पर गरिमा का संकट भी है। लेकिन छोटी जगहों पर जो मतलब कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या घरेलू महिलाएं हैं या दलित हैं, तो उनके साथ जो संकट है, उनको हर दिन ह्यूमिलिएशन जो उनको मिलता है, तो स्त्री विमर्श जो है वो स्त्री को स्त्री की तरह गरिमा से जीने का अधिकार दे। मतलब मैं इक्वलिटी जो विचार है उससे मेरी बहुत ज्यादा सहमति नहीं है। जो जेंडर इक्वलिटी है उससे मेरी बहुत ज्यादा सहमति नहीं है, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी बहुत सारी चीजें फिर वैसे जिसको कहते हैं ना रायता फैला दिया वाला मसला है। क्योंकि ये कहना शुरू कर देते हैं आप तो जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही है तो बस में आप खड़ी नहीं हो सकती हैं क्या? है ना। और जब जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हैं आप जब वर्क प्लेस में तो आप तो वो बहाना लेकर आ जाती हैं कि आपका बच्चा बीमार है। तो कहा जाता है ना कि फिर ऐसे कैसे आप नौकरी करेंगी? पुरुष तो कभी ये बहाना नहीं बनाता है, स्त्रियां क्यों बहाना बनाती हैं? तो जो जेंडर इक्वलिटी की बात है तो उसको बड़ा गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो मेरा जेंडर इक्वलिटी से बहुत सहमति नहीं है, लेकिन स्त्री को स्त्री होने की गरिमा के साथ स्वीकारना, ये मेरे लिए स्त्री विमर्श है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सबसे अच्छा। इसी से जुड़ा हुआ है अगला प्रश्न भी। भूमंडलीकरण और उदारवाद से क्या स्त्री की स्थिति मजबूत हुई है? इत्तेफाक है कि इसी विषय पर एक पत्रिका है, उसने मुझसे लेख मांगा और मैं उस सिलसिले में मतलब लिख रही हूँ। धक्का भी नहीं आया उस तरह से कि मैं उसको पूरा कर दूं, हालांकि डेडलाइन पास आ गई है। भूमंडलीकरण ने स्त्री की स्थिति में सुधार भी किया और उसकी स्थिति को और विकट भी बनाया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब सुधार इस तरह से किया कि स्त्री बहुत सारी चीजों को होल्ड करना सीख गई। कमाने लगी तो वो अपनी पसंद से रहने लगी, अपने पसंद के कपड़े पहनने लगी, खरीदने लगी, बाजार जाने लगी।
और बाहर घूमने लगी, विदेशों में भी जाने लगी, अपने विषय का चुनाव करने लगी, अपने दोस्तों का चुनाव करने लगी। तो ये जो सुपरफिशियल चेंजेस हैं स्त्रियों के, ये तो हुए हैं, लेकिन जो पिछले कुछ वक्त से इस लेख के संदर्भ में कुछ चीजें जो है जिस पर मैं लगातार सोच रही हूँ और सर्च कर रही हूँ, वो ये है कि स्त्रियों को इंस्टीट्यूशंस से बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, मतलब जैसे परिवार की संस्था है, जैसे समाज की संस्था है, जैसे राज्य की संस्था है, तो स्त्रियों को इनसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब एक छोटा सा उदाहरण है कि ये जो फेमिनिस्ट है मूवमेंट है, उसमें ये बात कही गई थी कि हमारी बॉडी हमारा चॉइस वाला मामला, तो इसको बड़े खराब तरीके से, बहुत वियर्ड तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत बारीक मसला है और ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। आप देखिए कि अमेरिका में अमेरिका के कोर्ट है, उसने राइट टू अबॉर्ट जो है उसको बंद कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आप देखिए कि अमेरिका में राइट टू अबॉर्ट जो है वो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे यहाँ अभी शायद पिछले हफ्ते की बात है, खाप पंचायत नहीं, मुरैना में ऑनर किलिंग हुई है, लड़की और लड़का जो दोनों में उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस स्त्री के सामने चुनौती की तरह खड़े हुए हैं और स्टेट जो है वो उसको सब चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये थोड़ी बहुत लंबी चौड़ी गहरी बात है। हाँ। वो ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत पेट्रियार्कल है, क्योंकि पूरा इतिहास जो है, सभ्यता का पूरा इतिहास जो है वो पुरुष प्रधान रहा है। बिल्कुल शुरुआत में, सभ्यता के बिल्कुल शुरुआत में जो है वो स्त्री मतलब मातृसत्तात्मक परिवार रहा। लेकिन जैसे जैसे जो हम मतलब थोड़ा सा ये वो पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हमको ये समझ आएगा कि जैसे ही जमीन पर कब्जा हुआ, जैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, वैसे ही स्त्री जो है वो पार्श्व में चली गई, क्योंकि फिर संसाधनों की लूटमार शुरू हुई और उसके बाद में स्त्रियों को जो है वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो है बच्चे पैदा करने को चाहिए, तो उनको घर में बिल्कुल सीमित कर दिया गया। तो वो जो पेट्रियार्कल समाज है, इतने मतलब हजारों सालों का जो पेट्रियार्कल समाज है, उसने कल्चर डेवलप किया पावर का, और वो जो पावर का जो कल्चर है, वो कल्चर जो है वो सप्रेशन का है। सिर्फ स्त्रियों के सप्रेशन की बात नहीं है, ये हर एक के सप्रेशन की बात है जो कमजोर है। कमजोर कोई भी हो सकता है, माइनॉरिटी हो सकते हैं, दलित हो सकते हैं, स्त्री हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। बच्चों पर भी एक कुछ दिन पहले हमारी एक फ्रेंड है, वो ह्यूमन डिग्निटी पर काम करती है, तो वो है वैसे वो नॉर्वेजियन है वो, लेकिन यहाँ आई थी इंदौर और कुछ वक्त हमारे साथ रही। तो उन्होंने एक उदाहरण बताया मुझे, वो बड़ा आपको डरावना लगता है। वो जर्मनी में, मुझे एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म नहीं पता, लेकिन जर्मनी में एक वक्त ऐसा था कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों की जो पसंद की चीजें हैं, जैसे समझ कीजिए कि बच्चे को उसका घर का जो पेट है, वो जो कुत्ता है वो पसंद आया है और तो उससे प्यार करता है, तो पेरेंट्स जो है वो उसको बच्चे के सामने उस कुत्ते को मार डालेंगे। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है उसकी बात है, जो सप्रेशन है कि मतलब बच्चों की जो इच्छाएं हैं उसको भी कर्व करके चाहिए ताकि वो ओबीडियंट बने। ओके। हमारा जो सिस्टम है वो ओबीडियंट बनाना चाहता है हमको, हम सबको, हम मतलब जो पेरेंट्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि बच्चा हमारी बात माने। क्लास में एक टीचर है तो वो भी चाहता है कि बच्चा हमारी बात माने, तो हम ओबीडियंट बनाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही है, एवलिन लिंडनर है, आप कभी सर्च करेंगे उनको, उनके बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपके मतलब इंडिया में जो है लोग डॉग्स ज्यादा पालते हैं कि कैट्स ज्यादा पालते हैं? तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन सा सवाल है। तो
तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो मोस्टली डॉग्स ही पालते हैं, अभी कुछ ही लोग दिखते हैं जो कैट्स पालते हैं। तो मैंने कहा ये पूछने का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि यदि आप डॉग्स पालते हैं, आपके घर में पेट जो है वो डॉग है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेंटलिटी है वो पेट्रियार्कल है, क्योंकि आप डॉग को जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको पेट बना सकते हैं। जो बिल्ली है वो आपकी बात नहीं मानेगी, उसको आप पेट नहीं बना सकते। तो वो आदेश, तो ओबीडिएंट बनाने की जो बात है, जो स्त्री को ओबीडिएंट बनाने की बात है, तो जो भूमंडलीकरण की जो बात है, मैं वापस वहीं आती हूँ, बात भटक गई है। भूमंडलीकरण की जो बात है तो वो पूरी की पूरी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में स्त्रियां जो है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि स्त्रियां जितनी तेजी से बढ़ रही है, जितनी तेजी से आगे समाज में जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जितनी ज्यादा आधुनिक हो रही है, समाज जो है वो उतना आधुनिक नहीं हो पा रहा है। समाज अभी भी वही की वही है। तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखिए आपके घर में लड़की काम करती है, लेकिन उसको लौट कर आकर फिर किचन में काम करना होता है। अब तक तो ये होता था कि हम ये मानकर चला जाता था, मतलब ये हमारे समाज में एक माइंडसेट था कि पुरुष जो है वो बाहर काम करके आते थे। मुझे लगता था, जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि बड़ा ऐसा लगता है जैसे बड़ा पत्थर तोड़ कर आते हैं, फादर आ रहे हैं, ब्रदर आ रहे हैं, और आके बिल्कुल ऐसे हो गए। तो मुझे लगता था बहुत काम करना पड़ता होगा बाहर जाकर, मतलब शायद पत्थर तोड़ना पड़ता होगा। लेकिन जब आप खुद काम करने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो उस वक्त स्त्रियों को भी ये लगता था कि नहीं, बाहर से आए हैं तो थक कर आए हैं। अभी एक फ्रेज है बाबूजी कल्चर। बाबूजी कल्चर मतलब ये है कि घर का पुरुष जो है वो कमाता है तो उसको घर में बेस्ट खाने को दिया जाना चाहिए, दूध उसके लिए होगा, ड्राई फ्रूट्स उसके लिए होंगे। मिडिल क्लास फैमिली में उतना आसान नहीं हुआ करता था उस वक्त, तो दूध भी उसके लिए होगा और ड्राई फ्रूट्स भी उसके लिए होंगे, और उसको लड्डू पसंद है तो उसको लड्डू भी बनाए जाएंगे। तो जो घर में स्त्रियां रहती तो उनको लगता था कि बाहर जाके पुरुष पता नहीं क्या करता है, बहुत काम करता है, बहुत थक जाता है, उसको बहुत ताकत की जरूरत है। लेकिन जब स्त्रियों ने बाहर जाकर काम करना शुरू किया तो वो घर में खाना बनाकर जाती है, बाहर जाकर काम करती है, लौट कर आती है, फिर खाना बनाती है। मतलब मैंने अपने करीब में ऐसे उदाहरण देखे हैं कि पुरुष जो है, मतलब एक ही शहर में पति पत्नी रह रहे हैं, पत्नी की जॉब जो है वो थोड़ी दूर है, मतलब वो अप डाउन करती है। तो वो अप डाउन करती है तो सुबह 4 बजे उठती है, अपना टिफिन बनाती है, अपने हस्बैंड का टिफिन बनाती है, बच्चे का टिफिन बनाती है, फिर जाती है, वापस आती है, फिर बनाती है। वो रात को 12 बजे सोती है, सुबह 4 बजे उठती है। पति कुछ नहीं करता है, पति जाकर सिर्फ कमाता है। हाँ, ये बात, मतलब वो, हाँ, तो जो भूमंडलीकरण है उसने आपको ये आजादी तो दी है कि आप जाकर अर्न कर सके, लेकिन हमारा जो समाज है वो समाज उस बराबर तैयार नहीं है उस चीज के लिए। अभी तो लेकिन बदलाव काफी है। अभी बदलाव काफी नहीं, अभी हमें दिख रहा है, शहर में दिख रहा है। अच्छा, जनरेशन आई उसी हाँ, अभी भी ये हमारी मनीषा ही है। मेरे घर में शांति और सुकून इसलिए बना हुआ है क्योंकि मैं चुपचाप रह के सब कर रही हूँ। मैं आवाज नहीं उठाती कि मैं थक गई हूँ, मैं बना नहीं सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ। यदि मैं मेरे घर में शांति चाहती हूँ तो मुझे सहन करना पड़ेगा। मैं रोज 200 किलोमीटर अप डाउन करती हूँ। सुबह घर खाना बना के जाती हूँ, 9 बजे निकल जाती हूँ, 6 बजे घर आती हूँ, फिर खाना बना चाहिए, उसके बाद फिर और दूसरे की जो चीजें, बच्चा है, सब है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि घर में शांति बनानी है। क्योंकि वो तुम्हें नौकरी करने दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नौकरी करने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम नौकरी करने दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बहुत बड़ा एहसान है। हालांकि हस्बैंड कभी तो वो सपोर्टिव होते हैं पर कभी कभी वो भी पुरुष बन जाते हैं। नहीं वो हमेशा ही पुरुष होते हैं। मतलब कभी बोल रही कि तुमने उस दिन नहीं बनाया, तुमसे कहा था कि ये बनाओ और तुमने कहा मैं थक गई थी, मैं नहीं बना पाऊंगी। तो वो कभी ना कभी आपको बोल देंगे कि तुमने उस दिन वो किया नहीं था, ताकि आपके माइंड में ये चीज आ जाए कि अब वो बोले वो उस दिन कर दो, तो बाद में सुनने को मिलेगा। सही बोल रही है। ये तो सही। ये हमारे सामने ये असिस्टेंट प्रोफेसर है।
सकती है। तो इसकी ऐसी स्थिति है, तो हम समझ सकते हैं। वही कह रही हूँ ना मैं कि मतलब भूमंडलीकरण ने ये अच्छा छोटी छोटी चीजों में वो जो शरीर के बारे में कि अब अभी हम हमारे यहाँ पर ये जो बहुत छोटा सा मोटा उदाहरण है जो बहुत आपको सामने दिखता है, सुपरफिशियल है, सामने दिखता है कि भाई पत्नियां जो है किचन में काम कर रही हैं और पुरुष जो है दोनों साथ साथ आते हैं, लेकिन पत्नी आते ही सीधे किचन में जाती है और पुरुष जो बाहर ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। लेकिन क्या अभी भी स्त्री से ये पूछा जाता है कि आप मां बनने के लिए तैयार हैं? क्या अभी भी स्त्री से ये पूछा जाता है कि आप कब बच्चा चाहती हैं, बच्चा चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, कितने गैप से चाहती हैं? नहीं पूछा जाता। ये मतलब ये थोड़ी सी खराब बात है, लेकिन ये सोशल प्रोसेस हो गई है हमारे यहाँ। रिप्रोडक्शन इज लाइक अ सोशल प्रोसेस। कि शादी हुई है तो वो नॉर्मल बात है ना, साल भर 2 साल में बच्चा होना चाहिए। तो जो भूमंडलीकरण है उसने समाजों को नहीं बदला है, इंस्टीट्यूशंस को नहीं बदला है। स्त्रियां व्यक्तिगत तौर पर बदल रही हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर समाज नहीं बदल रहा है। तो स्त्रियों के सामने जो है भूमंडलीकरण ने एक दूसरे किस्म की चुनौती भी रखी है और उसका इस तरह से दोहरा शोषण भी हो रहा है। धन्यवाद। अब हम आते हैं माधवी पर कुछ सवाल करने के लिए। माधवी की सफलता का आधार आपको क्या लगता है? सफल तो हो गया है, ये हमने मान लिया क्योंकि आप सम्मानित भी हो चुके हैं। नहीं, ये तो फिर पाठक बताएंगे, ये आप बताइए। तो फिर ये हम बाद में चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक या पौराणिक कथानक वर्तमान को रचने में कितने सहायक? ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी नियत क्या है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गलतियां बहुत लोग करते हैं, गलतियां होती हैं, एक्चुअली गलतियां करते नहीं है, गलतियां होती हैं, लेकिन नियतन आप यदि कुछ कर रहे हैं तो फिर उसको गलती नहीं करनी है। तो माधवी को जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आया था, मैंने इस सिलसिले में पोस्ट भी लिखी थी कि एक कहानी जो चर्चित है उस पर उपन्यास भी लिखे जा चुके हैं, हिंदी में भी एक लिखा है और भीष्म साहनी का नाटक है, चित्रा चतुर्वेदी है उनका उपन्यास, एक मणिपुरी में भी लिखा गया और हो सकता है कहानियां भी लिखी गई हो सकता है कविताएं भी लिखी गई हो। तो जब मैंने माधवी पर लिखना शुरू किया तो मेरा सबसे पहला सवाल खुद से यही था कि मैं माधवी के माध्यम से क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो बड़ी जानी पहचानी कहानी है। ययाति और माधवी हमारे यहाँ पर जो पितृसत्ता, पौराणिकता में जो पितृसत्ता है उसमें सबसे टॉप पर जो नाम आता है वो माधवी का आता है। तो वो सवाल मेरे अंदर आया कि मेरे को माधवी में क्या दे सकती हूँ, मैं माधवी क्यों लिखना चाहिए मुझे, और माधवी यदि मैं लिखूंगी तो पाठक क्यों पढ़ेंगे, ये सवाल मेरे अंदर आया। और बहुत लंबे समय तक मैं इस सवाल से जूझती रही कि मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। फिर मुझे लगा कि जो माधवी की कहानी है वो कहानी कमोबेश अभी वैसी ही चल रही है। Exactly. पेट्रियार्की उस वक्त भी थी, आज भी है। पितृसत्ता उस वक्त भी थी, आज भी है। और पितृसत्ता का संबंध सिर्फ स्त्रियों से नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो पितृसत्ता का मतलब ये होता है कि वो हर उस आदमी को, हर उस इंडिविजुअल को या सोसाइटी को गर्व करने की कोशिश करते हैं जो सत्ता में नहीं है, जो हायरार्की है, टॉप पर है। हमारा परिवार का जो सिस्टम है, आप देखिए सबसे पहली पेट्रियार्कल मतलब पितृसत्तात्मक जो यूनिट है वो कौन सी है? हमारा परिवार। पिता जो है वो सब चीजें डिसाइड करता है और पिता की बात मानी जानी चाहिए। मतलब मैंने अपने माध्यम में भी ये बात कही है कि माधवी से पूछा जाता है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि मतलब आखिरकार तुम इतना क्यों सह रही हो? तो वो ये बात कहती है कि हमारी परंपरा में
कभी किसी को अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते देखा है? क्योंकि ये महाभारत से पहले की कथा है, तो उस वक्त की जो कथा है वो राम की कथा है, उदाहरण जो है वो राम की कथा का है। तो जब राम ने अपने पिता की किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, राम को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, वो क्या है और उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो परंपरा है वो परंपरा ये कहती है कि हमें अपने पिता को फॉलो करना है। आपके पिता जो आदेश दे रहे हैं आपको उस आदेश को फॉलो करना है। परशुराम बहुत बड़ा उदाहरण है। किस तरह का उदाहरण? तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि हम वो फिर से अगेन वही बात है कि हम ओबीडिएंट सोसाइटी चाहते हैं, सोसाइटी ओबीडिएंट हो, हम ये चाहते हैं। तो जो मैं माधवी लिखना शुरू किया तो मुझे लगा इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, थोड़ा सा मेरे इसमें पॉलिटिकल टच भी है, इसको अच्छा ही कहूँ बुराई कहूँ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का है और पॉलिटिकल फिलॉसफी मुझे बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं उसको पढ़ती हूँ और मैं उसको यूज करती हूँ। तो इसमें बहुत सारी जगह पॉलिटिकल चीजें आती है। मतलब एक जगह कहीं लिखा है मैंने इसमें कि मतलब विश्वामित्र और माधवी के बीच संवाद होता है, तो उसमें मैंने लिखा है कि विश्वामित्र माधवी से कहते हैं कि इस चीज को ध्यान रखो कि सत्ता आपको उतने ही अधिकार देती है जितने में वो खुद सुरक्षित रहेगी। सही। तो नियत जो है वो महत्वपूर्ण है। माधवी को जब मैंने लिखा तो मेरे सामने ये बात थी कि मुझे ये जो परिवेश है, ये जो वक्त है, इस वक्त को पोर्ट्रे करना है। कहानी जरूर पुरानी है, बैकड्रॉप जो है उसका वो माधवी ही है, लेकिन माधवी के माध्यम से इस वक्त के समाज को, इस वक्त की चुनौतियों को, इस वक्त के सवाल को मैंने उसमें लाने की कोशिश की है। और वैसे आप इतिहास को कैसे भी यूज कर सकते हैं, अभी जो यूज हो ही रहे हैं इतिहास। और फिर अगेन वही बात जो मैं कहूँगी कि नियत का मसला है। तो माधवी जब आपने लिखना शुरू किया तो आप